दोस्तों, एक ईमानदार सिपाही का एक घूसखोर दरोगा से तू मैं हो जाता है। कारण ये था कि वो घूसखोर दरोगा उस ईमानदार सिपाही को अवैध वसूली करने के लिए भेज रहा था और इस काम को करने के लिए वो सिपाही बिल्कुल ही तैयार नहीं था। वो साफ शब्दों में उस दरोगा को मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा गलत काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता। चाहे आपको अगर मुझे यहाँ पर इस थाने पर रखना है तो रखिए, अदरवाइज मुझे कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन ये गलत काम मुझसे नहीं होगा। मेरा जमीर इस तरह के गलत काम करने के लिए बिल्कुल ही गवाही नहीं देता है और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। जब उस सिपाही की ये सारी बातें वो दरोगा सुनता है तो उसके ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उससे भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है और उसको थप्पड़ भी मारने लग जाता है। लेकिन वो जो सिपाही होता है वो हार नहीं मानता है और अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में पहुंच जाता है। जनता दरबार में पहुंचने के बाद ये सारी चीजें, सारा वृतांत, इस थाने का और इस दरोगा की पूरी कहानी योगी आदित्यनाथ जी के सामने रख देता है। जब मुख्यमंत्री उसकी सारी बातें सुनते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो फैसला लेते हैं वह उत्तर प्रदेश के पूरे थानों के लिए एक मिसाल बन जाता है। आखिर ऐसा क्या फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था, क्या हुआ था इस कहानी में? दोस्तों, काफी इमोशनल कहानी है, काफी हार्ट टचिंग स्टोरी है, काफी दिल को द्रवित कर देने वाली कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हाथरस और हाथरस जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है सासनी। सासनी गांव में एक गरीब किसान रहते हैं जिनका नाम होता है रामेश्वर अनवी। रामेश्वर अनवी की पत्नी का देहांत काफी साल पहले हो गया था। रामेश्वर अनवी का एक बेटा था जिसका नाम था मनु अनवी। रामेश्वर अपने बेटे को माँ और बाप दोनों बन करके पाल रहे थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। बचपन से ही मनु अनवी का सपना था कि उसे बड़ा होकर के पुलिस में भर्ती होना था। उसे पुलिस की वर्दी काफी अच्छी लगती थी। उसकी दिली इच्छा थी कि मैं पुलिस में भर्ती होकर के लोगों की मदद करूंगा। और यही सोच करके मनु अनवी रात दिन पढ़ाई लिखाई करता रहता है, फिजिकल के ऊपर तैयारी करता है, दौड़ भाग करता रहता है, खेतों में अपने पिताजी की मदद करता है। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद एक दिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी निकलता है और उसके लिए वो अप्लाई कर देता है। अप्लाई करने के बाद जब वो टेस्ट देता है, टेस्ट वगैरह होता है तो वो टेस्ट क्लियर कर लेता है और उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही बन जाता है। दोस्तों, सिपाही जब वो बनता है उसके बाद वो ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। जब वो ट्रेनिंग करता है तो ट्रेनिंग में अव्वल आता है। जितने भी लोग ट्रेनिंग करने वाले थे सब में टॉप आता है। और वहां पर जब आईजी साहब पहुंचते हैं और उसे टॉप कैंडिडेट का जब उसे प्राइज दिया जाता है तो उसका पीठ थपथपाते हैं आईजी साहब और कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम बता सकते हो। मनु अनवी कहता है कि सर, मुझे एक ही चीज की जरूरत है, मैं एक ही चीज आपसे मांगूंगा। मेरे पिताजी काफी बूढ़े हो गए हैं, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी अकेले रहते हैं, खेती बाड़ी में उनका मदद कोई करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी पोस्टिंग मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही कर दिया जाए, जिससे मैं अपने पिताजी की देखभाल कर सकूं और उनको मदद कर सकूं, उनको खेती बाड़ी में मदद कर पाऊं, उनका सेवा सत्कार कर पाऊं। आजी साहब जब इस लड़के की बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और वो कहने लगते हैं, सबके सामने बोलने लगते हैं कि आज के जमाने में तो ऐसे संतान हैं जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में ले जाकर के छोड़ करके आ जाते हैं और अपनी पत्नी को लेकर के एंजॉय करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन तुम एक ऐसे बेटे हो कि जो तुम पुलिस में भर्ती होने के बावजूद अपने पिता के बारे में सोच रहे हो, उनका सेवा करने के बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल मैं तुम्हारी पोस्टिंग तुम्हारे होम डिस्ट्रिक्ट में ही करवाऊंगा। और उन मनु की पोस्टिंग हाथरस डिस्ट्रिक्ट में ही एक थाने पर हो जाता है। वो थाना उनके घर के बिल्कुल गांव के नजदीक होता है और उसी थाने पर मनु की पोस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, जब मनु की पोस्टिंग उसके अपने थाने पर, अपने गांव के थाने पर हो जाता है तो काफी खुश रहता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अब थाने पर, इसी थाने पर आ गया हूँ। अब हमेशा मैं खेती बाड़ी में हर चीज में आपका मदद करूंगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उसके पिताजी भी ये बात सुन करके काफी खुश रहते हैं और उसके बाद जिस थाने में उसकी पोस्टिंग होती है उस थाने पर वो पहुंच जाता है और जाकर के रिपोर्ट करता है। वहां का जो थाना इंचार्ज होता है वो कहता है, ठीक है, तुम्हें जो ड्यूटी यहाँ पर दी जाएगी, जो कहा जाएगा उसको ईमानदारी से करना। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ही ईमानदारी से करूंगा सर, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में कसम खाया है, हम जब
फौज में या पुलिस में भर्ती होते हैं तो हमारा एक कसम परेड होता है। उस कसम परेड में हमको सिखाया जाता है, हमको कसम धराया जाता है कि चाहे हमें कहीं भी भेजा जाएगा, हम जाएंगे, अपनी ईमानदारी से अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरी कार्रवाई करेंगे, हर चीज करेंगे, और मैं सारी चीजें ईमानदारी के साथ करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और उसके बाद वो ड्यूटी करने लग जाता है। अभी उसको 2-3 दिन ही बीते होते हैं, तभी वो जो दरोगा होता है वो उसको कहता है कि देखो, यहाँ पर एक मार्केट लगता है और इस मार्केट में शाम को काफी छोटे मोटे दुकानदार दुकान लगाते हैं, उनसे जा करके वसूली करके लेकर के आना है। हर व्यक्ति का बांधा हुआ है, उसको कितना उससे वसूलना है, उन सबको पता है कि कितना देना है। तुम सिर्फ उसके पास चले जाना है, सबके पास जाओगे, वो अपना जितना उनका बांधा हुआ है वो सारा पैसा निकाल करके तुम्हें दे देंगे, और सब सारा चीज इकट्ठा करके तुम शाम को मेरे पास लेकर के आ जाना। पहले तो ये जब दरोगा की वो बातें सुनता है तो काफी तिल मिलाता है, क्योंकि उसे ये चीजें काफी बुरी लगती हैं। वो काफी ईमानदार व्यक्ति था, उसके पिताजी ने बचपन से उसे सिखाया था कि बेटा जीवन भर ईमानदार बने रहना, बेईमानी का पैसा कभी भी फलता नहीं है, और बेईमानी करने वाला हमेशा जीवन भर दुखी ही रहता है। इसलिए कभी भी बेईमानी नहीं करना, हमेशा ईमानदार रहना। वही अपने पिताजी का पाठ पढ़ करके वो आया था, इतना बड़ा हुआ था और पुलिस में भर्ती हुआ था, और वैसे ही ईमानदार बने रहना चाहता है। लेकिन जब दरोगा उसको कहता है कि अवैध तरीके की वसूली करके ले आना है, तो अपने सीनियर की बातें उसको मानना ही पड़ेगा, और वो चला जाता है, उस मार्केट में जाता है। काफी मार्केट वहीं पर नजदीक थाने के एक चौराहा होता है, चौराहे के पास एक बहुत सारा बड़ा मार्केट लगा होता है। कुछ परमानेंट दुकानदार भी होते हैं और कुछ टेम्पोररी शाम को जो दुकान लगाते हैं, चाहे जैसे सब्जी वाले हो गए, चाट फुल्की वगैरह वाले हो गए, ये सब जो टेम्पोररी 1 आध घंटे के लिए दुकान लगाते हैं, उन सारों से वो पैसा लेने लगता है। कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, जैसी जिसकी दुकान है, वो जो बांधा हुआ था वो सब लोग उसको पैसा देने लगते हैं। लेकिन जब पैसा दे रहे होते हैं तो सबकी आंखों की तरफ वो देखता है, तो काफी मासूमियत, काफी मायूसियत उसको दिखती है। किसी किसी की आंखों में तो आंसू तक आ जाते हैं। वो कहते हैं साहब, बिक्री तो कुछ होता नहीं है, लेकिन दरोगा साहब ने जो बांधा हुआ है वो तो हम लोगों को मजबूरन देना ही पड़ेगा, नहीं तो कल हमारी दुकान यहाँ से हटवा देंगे और हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। इसलिए हम चाहे अपने बच्चों को भूखा मार लें, लेकिन दरोगा साहब की जो फिक्स की गई पैसा है वो तो हमको देना ही पड़ेगा। और सारे लोग अपने हिसाब से जो फिक्स अमाउंट था वो उसको देने लगते हैं। वो सबसे पैसा एक बार ले लेता है, लेकिन फिर उनकी आंखों को देखता है, उनकी वेदना को देख करके काफी दुखी हो जाता है, और सारा पैसा सारे लोगों को, जिससे जिससे भी उसने पैसा लिया था, सबको वापस कर देता है। उसका दिल ही गवाही नहीं देता है कि इन लोगों से, इन दुखी लोगों से पैसा लेकर के जाए, और वो खाली हाथ थाने पर पहुंच जाता है। थाना जैसे ही पहुंचता है, उस दरोगा जी कहते हैं कि हाँ, कितना पैसा लेकर के आए हो वसूली करके, वो पैसा ले आओ, इधर सामने टेबल के ऊपर रखो। वो कहता है दरोगा जी, मैं कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया हूँ, मुझे उन लोगों से पैसा लिया ही नहीं गया, उनकी आंखों की वेदना मुझसे देखी नहीं गई, उनकी आंखों का आंसू मुझसे देखा नहीं गया। हर व्यक्ति पैसा तो देने के लिए तैयार था, सभी ने पैसा भी मुझे दे दिया था, लेकिन मेरा जो जमीर है वो अंदर से कहने लगा कि इन गरीबों से पैसा क्यों ले रहे हो, इनके बच्चे भी हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और मैंने सारों का पैसा वापस कर दिया। जैसे ही वो दरोगा सुनता है, वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है, चीखने लगता है और कहता है, कहाँ से आ गया रे हरिश्चंद्र का बेटा तू, यहाँ पर महीनों से, सालों से ये चीज चली जा रही है। हर दिन लोग जाते हैं, हर दिन सिपाही जाते हैं, सारा पैसा तहसील करके ले आते हैं, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तू हरिश्चंद्र का बेटा यहाँ कहाँ से आ गया। और उसके बाद भद्दी भद्दी उसे जोर जोर से गालियां देने लगता है। और गालियां देने के बाद, जब वो गालियां देने लगता है तो मनु उसको कहता है, दरोगा जी इस तरह से गाली मत दीजिए। और वो चीखने लगता है दरोगा, और यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ उठा देता है, उसको 1-2 थप्पड़ भी मार देता है। मनु बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा लांघ जाता है दरोगा, तो मनु अपना मोबाइल निकाल लेता है, और मोबाइल से उसकी सारी गालियां और उसका पूरा क्रियाक्रम जो था वो सारा रिकॉर्ड करने लग जाता है। दरोगा कहता है, तू ये रिकॉर्ड करके मेरा क्या उखाड़ लेगा, तुझे जो करना होगा ले जाकर कर देना, तू किसके पास ले जाएगा, मैं आज ही तेरा कंप्लेन करूंगा, तेरा रिपोर्ट बनाऊंगा और एसपी साहब के पास भेजूंगा कि ये किसी काम का नहीं है। ये सारा वो रिकॉर्ड करता रहता है, और वो दरोगा कंटिन्यू गाली देते रहता है। वो मनु कहता है कि मैं एसपी साहब को बताऊंगा, डीएसपी साहब को बताऊंगा मैं कि ऐसे ऐसे आप करते हैं। वो कहता है, एसपी तेरा रिश्तेदार लगता है, डीएसपी तेरा रिश्तेदार है क्या, जो तू जो बताएगा वही वो मानेगा। उसके बाद मनु कहता है कि मैं मुख्यमंत्री जी तक भी लेकर के जाऊंगा आपकी ये बातें, कि आप इस तरह की अवैध वसूली करते हैं। तो कहता है कि मुख्यमंत्री तेरा बाप है,
क्या है मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के पास तू जाएगा? इस तरह की बातें वो करता रहता है। दरोगा के अंदर बिल्कुल ही डर किसी चीज का नहीं होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि उसकी सारी चीजें, सारी बातें मनु रिकॉर्ड कर रहा है मोबाइल में, और मोबाइल सारी चीजें मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद दरोगा उसको कहता है कि इस थाने को छोड़ करके भाग जा, मैं अभी रिपोर्ट बना करके एसपी साहब को भेज रहा हूँ और तुझे मैं अभी डिसमिस कर रहा हूँ, अभी मैं तुझे यहाँ से सस्पेंड कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें मैं एसपी साहब को भेज करके उनसे कह करके तेरा डॉक्यूमेंट बनवा करके तेरा सस्पेंशन लेटर आउट करवा रहा हूँ। दोस्तों ये सारी चीजें जब उसको बोलता है तो उसके बाद मनु वहां से उस थाने को छोड़ करके सीधे दुखी मन से अपने घर चला जाता है। जब घर पहुंचता है तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा क्या हुआ? तू तो हर दिन जब आता था तो काफी खुश रहता था, काफी प्रफुल्लित रहता था, आकर के काफी थाने के बारे में नई नई चीजें बताता था, आज तुझे क्या हो गया, तू इतना दुखी क्यों है? तभी वो कहता है, पिताजी मेरे बस की बात नहीं है इस पुलिस की नौकरी, आपने हमेशा बचपन से यही सिखाया था कि हमेशा ईमानदार बने रहना, कभी भी बेईमानी नहीं करना, कभी घूसखोरी नहीं करना, लेकिन आज यही मेरी ईमानदारी और यही जो अच्छे काम आपने सिखाया है वो मेरे लिए दुश्मन बनी हुई है। आज दरोगा ने मुझे ऐसे ऐसे पैसा अवैध वसूली करने के लिए भेजा था और मैंने वसूली नहीं किया, जिसकी वजह से उसने मुझे गाली भी दिया, मेरे ऊपर थप्पड़ भी मारा, और उसके बाद थाने से भगा दिया और कहा, ये भी कहा कि तू जा घर पहुंच और तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे घर पहुंच जाएगा। जब उसके पिताजी अपने बेटे की ये बातें सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा दुखी मत हो, परेशान मत हो, मैं तुझे बता रहा हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफी ईमानदार व्यक्ति हैं और ऐसे ही बेईमानों को तो वो ढूंढते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जनता दरबार लगता है हर हफ्ते में एक दिन, मैं पता करके तुझे बता दे रहा हूँ किस दिन जनता दरबार है, और उस दिन तू जनता दरबार में पहुंच जा और सारी बातें उनको बता दे। उसे मनु को काफी ये बात अपने पिताजी की अच्छी लगती है। उसके पिताजी अपने किसी जानने वाले को से पता करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार किस दिन लगता है, तो वो 2 दिन के बाद का ही दिन बताता है कि शनिवार के दिन मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार है, और बृहस्पतिवार को यह बात हुआ था। शनिवार के दिन वो जनता दरबार में पहुंच जाता है, अपने ड्रेस को अच्छी तरीके से धुलाई करता है, अपना वर्दी पूरा साफ सफाई करता है, अपना बेल्ट कैप सब कुछ अच्छे से इस्त्री करके और एक पॉलीथीन में एक बैग में रखता है, और उसको लेकर के सिविल ड्रेस में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में पहुंच जाता है। वहां पर दरबार में काफी भीड़ लगी हुई थी। मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति की बातें सुन रहे थे और उससे रिलेटेड जो भी वहां पर अधिकारी थे उनको बता रहे थे कि ये काम को कंप्लीट किया जाए। जब ऐसे सुनते सुनते जब मनु की बात आती है, जब मनु की बारी आती है तो मुख्यमंत्री जी पूछते हैं, हाँ बताइए आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दिक्कत है? मनु कहता है, अपना जो ड्रेस लिया होता है, अपने जो बैग में पूरा ड्रेस प्रेस करके रखा था, वो मुख्यमंत्री जी के पास ले जाकर के उनके पैरों के पास रखता है और कहता है, सर ये मेरी वर्दी है, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, लेकिन आपकी भी बातें हमेशा सुनता हूँ कि आप भी कहते हैं कि हमेशा पुलिस वालों को ईमानदार बने रहना चाहिए। मुझे ट्रेनिंग में भी यही सिखाया गया था कि हमेशा जब तक नौकरी करना तब तक ईमानदारी से करना, अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन करना, और वही चीजें जब मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बनता जा रहा है। मेरे थाने पर जो दरोगा है वो मुझे इस तरह से अवैध वसूली करने के लिए कह रहा है, और जब मैं अवैध वसूली नहीं किया तो उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया, मुझे गालियां दी, मुझे मारा और मुझे थाने से भगा दिया और कहा तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे घर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आप एक थाने के दरोगा के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? तो कहता है, हाँ सर ये देखिए। अपनी मोबाइल खोल करके योगी आदित्यनाथ जी के सामने रख देता है और वो वीडियो चलने लग जाता है। उस पूरे वीडियो को जब मुख्यमंत्री जी सुनते हैं तो वहीं पर एसपी और डीआईजी खड़े होते हैं। एसपी और डीआईजी की तरफ अपनी आंख तड़ेर करके देखते हैं और कहते हैं, इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये जो दरोगा है इसको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम अपने थाने में पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। लेकिन जाते जाते उसको रोकते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं, कुछ प्राइज कुछ गिफ्ट भी तुमको देना है, उसको भी साथ लेकर के जाओ। एसपी साहब को कहते हैं कि कल ही इस लड़के को हवलदार बनाओ और अगले 1 साल के अंदर यही लड़का उस थाने का थाना इंचार्ज होना चाहिए। 1 साल के अंदर इसको सब इंस्पेक्टर भी बनाना है और उस थाने का इंचार्ज भी बनाना है, और वो जो थाना इंचार्ज है उसको इमीडिएट एक्शन से सिपाही बनाओ। जब ये चीजें एसपी साहब और डीआईजी साहब सुनते हैं
तो उनके भी हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि एक जो दरोगा है, एक सब इंस्पेक्टर है, उसको सिपाही बनाने का आदेश मिल जाता है, और एक जो सिपाही है उसको अभी इमीडिएट कल से हवलदार बनाने का और 1 साल के अंदर उसे दरोगा बनाने का आदेश मुख्यमंत्री जी दे देते हैं। ये बहुत ही एक अजीब किस्म की, एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक अजीब बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश था तो इसका निर्वहन तो करना ही पड़ेगा। वो जाता है और अगले दिन एसपी साहब उसको हवलदारी लगा देते हैं, उसके 3 फीटी लग जाती है और वहीं पर दीवान बन करके वो काम करने लग जाता है। जो दरोगा होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसको सिपाही बनाया जाता है। पहले तो उसको 1 महीने तक डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है, फिर उसको सिपाही बना दिया जाता है और सिपाही बना करके उसी थाने पर उसको पोस्टिंग किया जाता है। ये सारी चीजें पूरे पुलिस महकमे में सर्कुलेट कर दिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की कार्रवाई की है, दरोगा को सिपाही बनाया और सिपाही को उसी थाने का दरोगा बना दिया, और उस दरोगा का जो उस थाने का जो अभी इंचार्ज है वो दरोगा है, और जो सिपाही जो दरोगा इंचार्ज था वो अब उसके अंडर में सिपाही बन गया है। दोस्तों, इस तरह से जब कार्रवाई होती है, पहले दीवान बनता है, फिर उसके बाद 1 साल के बाद उसको दरोगा बना दिया जाता है और तब तक सिपाही बना करके उसी जगह पर उसको रखा जाता है। इस तरह की कार्रवाई करने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है। हर व्यक्ति ये जान जाता है कि इस तरह का अगर गलत काम किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बख्शेंगे नहीं। ऐसे कई केसेज हो गए हैं। एक डीआईजी को भी उन्होंने, डीएसपी को भी उन्होंने सिपाही बनाया था। ऐसे कई लोगों के साथ उन्होंने किया। इसकी आगे भी और भी कई कहानियां आपको बताएंगे। तो इसका मतलब यही है, इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, अपनी वर्दी का इज्जत रखेंगे, जो ट्रेनिंग के समय जो आपने कसम खाया है उस कसम का निर्वहन करेंगे, तो जरूर आपको इस ईमानदारी का फल मिलेगा। जो उस सिपाही को उसके ईमानदारी का फल मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला, और उस बेईमान को, जो घूसखोर दरोगा था, उसको उसकी बेईमानी का फल मिला। इसलिए हमेशा ईमानदार बनने की कोशिश करें, और ईमानदारी का हमेशा जो फल होता है अच्छा ही होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुख्यमंत्री जी का ताबड़तोड़ एक्शन आपको कैसा लगा? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।